एवरीवन वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। हम कवर कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी सिविक्स वाली एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और चैप्टर 1 का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला हमने दो वीडियोज में देखा था कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक चीज़ें भी डिस्कस करी थी। ये वाला जो टॉपिक है बॉस, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में बॉस 4-5 चीज़ें आप एक बार अभी नोट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था बॉस 26 नवंबर 1949। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने इनेक्ट कर लिया था, है ना, रेडी हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। इसको लागू कब किया था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट मतलब इन्फोर्स कर दिया। क्या कर दिया? इन्फोर्स करने का मतलब है लागू कर दिया, ठीक है। और 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। क्या डे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। और क्या जानना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? जो ओरिजिनल हमारा संविधान था बॉस, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है। नंबर एक तो उसमें था बॉस प्रियम्बल। यहाँ पर इसको कलर चेंज कर देते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो प्रियम्बल था, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। हर बुक में आपकी में प्रियम्बल लगा रहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो लिखा रहता है वो वाला। दूसरा 395 आर्टिकल्स थे। बार बार हम आर्टिकल चर्चा करते रहते हैं ना। 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है। हमारा जो ओरिजिनल संविधान बना था उसमें एक प्रियम्बल था, प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। तो ये लेटेस्ट आपको और मैं जानकारी दूं, आपको पता होना चाहिए। राइट नाउ आर्टिकल्स की संख्या बढ़कर 470 आर्टिकल्स हो गई है और ये फ्यूचर में भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को हम क्या करते रहते हैं? अमेंड करते रहते हैं। अमेंडमेंट कर करके इनकी संख्या बढ़ा दी। अमेंड करने का मतलब उसमें चेंजेज भी आते रहते हैं। शेड्यूल की संख्या आज की डेट में 12 हो गई है, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं बॉस। और पार्ट्स की संख्या 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ये थोड़ा प्रेजेंट का सिस्टम है। इसके अलावा और जानकारी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लें तो आपको ये भी पता होना चाहिए बॉस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट, इसको बनने में 2 साल 11 महीने, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, और 18 दिन लगे थे बेटा, है ना। ये वाली चीज़ आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बनाया किसने था इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। संविधान सभा जिसको बोलते हैं, इसमें भारत के बहुत सारे मेंबर्स भी थे, इसने इसको बनाया था। और कब से कब तक? अब देखो, वैसे तो मैंने एग्जैक्ट लिख दिए, पर आपकी बुक में ऐसा एग्जैक्ट कुछ दे नहीं रखा है। लिख रखा है कि 1946 से लेके 1949 के बीच में बना था हमारा संविधान, ठीक है। संविधान के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें एक इंपॉर्टेंट कमेटी हुआ करती थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी हुआ करती थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था संविधान को बनाना। उसके चेयरमैन हुआ करते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में एक फैक्ट और एक्स्ट्रा लर्न करना है। तो इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी अब फीचर्स तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के क्या क्या फीचर हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऐसी चीज़ें जो मैं बताता हूँ इनको बस नोट डाउन कर लिया करो। आप अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पढ़ते पढ़ते आई टोल्ड यू कि एक रनिंग नोट्स बनाया करो। मैं यहाँ स्क्रीन पर जो भी लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब हम शुरू करते हैं। द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बहुत सारे फीचर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है बॉस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखना है। इनको बोला जाता है भैया आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे 565। इन 565 को एक भारत में
एक भारत में एक इंडिया में मिलाने का जो काम किया था ना बॉस, वो इन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका स्टैचू भी बना हुआ है गुजरात में, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप कमेंट करके बताओ स्टैचू ऑफ यूनिटी, मैं बता देता हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, उसकी हाइट कमेंट करके बतानी है, और गुजरात में किस जगह पर है वो भी कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा मतलब आपको अपना एरिया बढ़ाना है, ऐसा नहीं किताबी ज्ञान, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ो, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, ये भी आप ध्यान रखना। भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फोटो हो गया, कहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नज़ारा उस समय का। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब है 1901 से 2000 के बीच में, ये हो जाएगी 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग मतलब है 1900 के आसपास ही। द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। देखो हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, मजा आएगा आपको, हिस्ट्री की भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। तो आपको देखने को मिलेगा भारत में यार, आपको पता है अंग्रेज आए थे, थोड़ा सा मैं हल्का सा यहाँ पे लिटिल चर्चा कर देता हूँ। इंडिया में एक कंपनी आई थी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की एक कंपनी आई थी बॉस, है ना। कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1600 के आसपास आई थी। धीरे धीरे व्यापार करती रही, ट्रेड करती रही, ट्रेड करते करते भाई साहब ट्रेडर से ये बन जाते हैं रूलर। और आपको देखने को मिलेगा 1757 में एक बैटल भी होता है, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर होता है, और उसके बाद 1765 में एक ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और फिर फाइनली इनका रूल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी राज। क्या स्टार्ट हो जाता है, कंपनी राज। कंपनी राज कब तक चलता है इनका, 1857 तक कंपनी राज चलता है। और 1857 में आपको पता है रिवोल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिवोल्ट। रिवोल्ट के बाद आपको मैं बता दूं 1857 से 1947 तक, 1947 तक ये चलता है ब्रिटिश राज। क्या चलेगा, ब्रिटिश राज। 1857 से पहले भारत में कंपनी का राज चल रहा था। कौन सी कंपनी का राज चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहाँ की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड से आई थी, व्यापार करने आई थी, और रूलर बन जाती है हमारे बेवकूफ राजाओं की वजह से, राइट। और 1857 में जब हमारी रिवोल्ट हो जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है, और अंग्रेज कहते हैं कि अब हम राज करेंगे, ब्रिटिश राज। और 1857 से 1947 के बीच में इन अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस पाने के लिए हमने एक स्ट्रगल चलाया था, उसका नाम था नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। क्या चलाया था, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चला था, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं, अंग्रेजों से आज़ादी का। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। बाकी और हिस्ट्री आने दो, चिंता मत करो, मजा आएगा हिस्ट्री में भी आपको, राइट। जैसे यहाँ चल रहा है वैसे ही वहाँ चलेगा, समय जरूर लगेगा बेटा, टाइम की देखो टाइम तो लगेगा भाई ना। अगर आप सोचो कि आधे घंटे में यार चैप्टर हो जाए तो आधे घंटे में फिर तो तुम बन गए यार, है ना। अब थोड़ा समय दो, बिलीव करो, ट्रस्ट करो, एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे चेंजेज आपके अंदर आने वाले हैं। बशर्ते जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता जा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलें और मजा आएगा आपको, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की, इंडियन नेशनल मूवमेंट उस समय चल ही रहा था, है ना। क्योंकि अब मैंने बताया था 1857 से 1947 के बीच में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था और कांग्रेस चला रही थी। सारे लोग किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जो आज वाली कांग्रेस है, इसका भी मैं इतिहास आपको बताऊंगा हिस्ट्री में। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो हमारे लीडर कह रहे थे, उस समय लीडर सोच रहे थे यार हमारा जो फ्री इंडिया होगा, आज़ाद जो भारत होगा वो कैसा होगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अब देखो अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे वो हमने नहीं बनाए थे भाई, अंग्रेजों ने बनाए थे। तो हमको उन्हीं रूल्स को मानना पड़ता था, ओबे का मतलब हमें उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल, अथॉरिटेरियन मतलब जो किसी की दादागिरी चले, किसी एक का रूल चले। अब बताया था ना मैंने अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला था पहले, फिर अंग्रेजों का रूल चला था जिसको हम बोलेंगे ब्रिटिश राज, है ना। कब से चला, 1757 से 1947 के बीच में 200-250 सालों तक अंग्रेजों का रूल चला था। तो उस समय हमें उन्हीं का मतलब मानना पड़ा, जो वो रूल्स बनाते थे उन्हीं का हमको फॉलो करना पड़ता था। तो लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है, 200-250 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। किसको फॉलो किया है हमने, अथॉरिटेरियन रूल फॉलो किया है। अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा तो फ्री जो आज इंडिया होगा उसमें हमारे भारतीयों का ही पार्टिसिपेशन होगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा बॉस, है ना। अब यहाँ पे देखो एक शब्द और आता है कॉलोनियल।
इंडिया आपको मैं बता दूं इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था, और अंग्रेजों का जो रूल था उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल बोलते हैं। तो ये शब्द बार बार आएगा। और इंग्लैंड जो था उसको हम बोल देंगे कॉलोनियल पावर। क्या बोल देंगे? कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इंग्लैंड के लिए। यहाँ पे कॉलोनी किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इंडिया के लिए। ठीक है, तो हम कॉलोनी बन चुके थे, मतलब गुलाम बन चुके थे एक प्रकार से। कॉलोनी का मतलब यहाँ पे ये सीधा सीधा। What remained to be done then was to work out the way in which democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। तो अब ये देखना बाकी था कि यार हम कैसे काम करेंगे ना, हमारी सरकार कैसे काम करेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्योंकि ये तो डिसाइड हो चुका था कि भाई जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम डेमोक्रेसी के हिसाब से चलाएंगे। किसके हिसाब से चलाएंगे? डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये रह रहा था यार डेमोक्रेसी के हिसाब से चलाएंगे, तरीके क्या होंगे, कैसे काम करेगी डेमोक्रेसी, है ना। दिस वॉज डन नॉट बाई वन पर्सन बट ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल बिकेम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। मैंने बताया था ना, संविधान बनाने के लिए जो काम चल रहा था वो कहाँ पे चल रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रहा था, और इसमें 300 मेंबर थे लगभग, है ना। टू बी प्रिसाइज 389 मेंबर्स हुआ करते थे शुरू में। फिर आपको पता है पाकिस्तान इसमें से अलग हो जाता है तो मेंबर्स की संख्या कम रह जाती है। तो लगभग 300 मेंबर्स ने यहाँ पे काम किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश किस तरीके से रन करेगा। तो यहाँ पे पूरी चर्चाएं होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पूरी क्या होती थी? चर्चाएं होती थी। तो 1946 से ये काम स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? अगले 3 सालों तक चलता है, 1949 तक। तो अप्रॉक्स मैंने बताया था ना 2 साल 11 महीने, तो 2 साल 11 महीने का मतलब लगभग 3 साल ही यहाँ पे लगभग काम चलता है कि कैसा हमारा भारत देश होगा। ठीक है, दीज मेंबर्स, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे लगभग 300 मेंबर जो हुआ करते थे, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनका काम था कि भैया देश के लिए संविधान बनाओ, है ना। और ये 300 मेंबर भारत में अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए थे। तो दीज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। तो उनके सामने एक टास्क था कि यार हमें भारत का एक संविधान बनाना है। अब संविधान कैसा बनाना है ये बड़ी बड़ी गहरी चीज़ है, इन चीज़ों को कोई बढ़ाता नहीं है। अब सुनना, अब यार उस समय हमारा भारत पहले ही बहुत बड़ा हुआ करता था, एक सब कॉन्टिनेंट की तरह हुआ करता था, और भारत ये था पूरा पहले ना, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी इसमें हुआ करता था। तो इतने बड़े देश में बहुत सारी क्या थी हमारे पास? डाइवर्सिटी हुआ करती थी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता हुआ करती थी। अलग अलग तरह की लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। तो यार संविधान ऐसा हो जो इन सब का ख्याल रखे, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये चीज़ सेट कर पाना वाकई में बहुत बड़ा काम था, मजाक की बात नहीं है। आज जो हमने संविधान हमारे पास है ना, ये आसानी से नहीं बना। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई थी, हर चीज़ का ख्याल रखा गया था, हर चीज़ की मतलब यहाँ पे कोशिश की गई थी कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई छूट ना जाए। तो देखो, द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज। देश में बहुत सारी कम्युनिटी हुआ करती थी जो अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी, अलग अलग रिलीजन फॉलो करती थी, अलग अलग उनका कल्चर हुआ करता था। ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू द कंसिडरेबल टर्मोइल। और जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे यहाँ पे एक टर्मोइल चल रहा था। टर्मोइल मतलब एक खराब स्थिति चल रही थी, बहुत ज़्यादा हम गलत मतलब बेकार स्थिति से गुजर रहे थे। क्या बेकार स्थिति थी? आपको हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ, आपको सबको पता होगा 1947 में, है ना, हमारे देश का, इंडिया का पार्टीशन हो गया था बॉस। क्या हो गया था? इंडिया का पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन का मतलब है विभाजन हो गया था। गदर मूवी आपने देखी होगी, क्या गदर मचा दी उसमें ना। गदर मतलब बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा था, पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था, दोनों तरफ कम्युनिटीज लड़ रही थी। तो पार्टीशन के दौरान एक कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, रिलीजन के नाम पर लोगों में लड़ाई हो रही थी, ये चीज़ वहाँ पर चल रही थी बॉस। और जब पार्टीशन हुआ तो 2 देश बने। कितने देश बने? 2 देश बने हमारे एक ही भारत में से। एक तो बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। और आपको मैं ये भी बता दूं, उस समय 2 पाकिस्तान बने थे बॉस। एक बना था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा बना था वेस्ट पाकिस्तान। एक बना था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा बना था वेस्ट पाकिस्तान बना था। और पार्टीशन के दौरान बहुत ज़्यादा क्या हुआ? वायलेंस हुआ। इस वायलेंस में लाखों लोग, लैक्स ऑफ पीपल, इनको मार दिया गया। ये मर जाते हैं भाई साहब, आपस में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये हुआ भाई साहब किसके दौरान? पार्टीशन के दौरान। ये था टर्मोइल, है ना। समझ में आ रही बात? इन सारी चीज़ों को आप लिखते चलना, मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। और आगे ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको काम आएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट में काम आएंगी, चिंता मत करना, ठीक है।
The partition of country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about the future and socio-economic conditions of vast masses of the people appeared dismal. तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टीशन की वजह से इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है। पहले जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था उसको दो भागों में बांट देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स के सामने भी एक समस्या थी। प्रिंसली स्टेट की मैं हल्की सी समस्या बता देता हूँ आपको, ना क्या समस्या थी, यहाँ पे तो दे नहीं रखा है। तो देखो 1947 में, इनको लिख लेना भाई ना, 1947 में जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, कौन सा इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया जो हुआ करता था उसमें वॉस 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है लगान, तो लगान मूवी में जो राजा है ना वो समझ लो प्रिंसली स्टेट के राजा हैं। ऐसे कितने राजा हुआ करते थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब अंग्रेजों ने, नालायकों ने जाते जाते क्या कांड किया, ये देखो अंग्रेजों का कांड। 1947 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने इन प्रिंसली स्टेट को एक छूट दे दी। इन प्रिंसली स्टेट्स को क्या दे दी, इन प्रिंसली स्टेट्स को एक छूट दे दी कि भाई प्रिंसली स्टेट के राजाओ तुम्हारे लिए हम एक छूट दे के जा रहे हैं। पहली बात, जैसे ही हम चले जाएंगे तो हमारा रूल आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, आपको हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और इन प्रिंसली स्टेट्स को बोला आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। क्या रह सकते हो, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब यार बताओ, कोई राजा महाराजा अपनी गद्दी छोड़ना चाहेगा क्या? तो भाई साहब कई सारे लोग तो यूँ कहने लगे हम तो आज़ाद अलग से देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों की कितनी खतरनाक साजिश थी, जाते जाते इंडिया को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स में बांटना चाहते थे। कितना भयंकर, कितना गंदा काम करके गए थे। तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक करने का जो काम किया था ना, वो किया था हमारे भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्होंने डंडा चलाया भाई बेटा, ऐसा है इतने दिनों से, इतने सालों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे कि तुम अलग हो जाओगे, सबको एक होना पड़ेगा, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। कुछ प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर फिर सरकार ने अलग से एक्शन लिया था। जैसे जम्मू कश्मीर ने मना कर दिया था, हैदराबाद ने मना कर दिया कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे, और एक हुआ करता था गुजरात में जूनागढ़, उसने भी मना कर दिया हम भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन पे एक अलग से ऑपरेशन चलाया गया था, वो बाद की बात है। फिलहाल अब आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसली स्टेट का मुद्दा। प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासतें, तो इनके सामने भी एक समस्या थी। तो बताओ यार कितनी खतरनाक कंडीशन से गुजर रहे थे। ऐसी ही आज़ादी थोड़ी मिल गई। 1947 की सोचो कहानी समझने को मिल रही है आपको यहाँ पे क्या चल रहा था उस समय पर 1947 में, ठीक है। ऑल दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो हर चीज़ को उन्होंने, संविधान लिखने वालों ने ध्यान दिया, हमारी डाइवर्सिटी का ध्यान दिया, हमारे अलग अलग रिलीजन्स का ध्यान दिया, हर चीज़ का ध्यान दिया था, प्रिंसली स्टेट्स का ध्यान दिया, राइट। They rose to occasion and gave this country a visionary document and reflects the respect for maintaining diversity and preserving national unity। तो हमारे जो संविधान लिखने वालों ने क्या कोशिश करी, उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसे हम अपनी डाइवर्सिटी को एक करके रख सकें और अपने देश की यूनिटी को मेंटेन करके रख सकें। ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया 3 साल के अंदर। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing on crucial role the people can play in choosing their representative। और जब फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आया तो उन्होंने ऐसी चीज़ें भी डाली कि हम अपनी गरीबी को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। इरेडिकेट का मतलब है हटाना, समाप्त करना, उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजंस किए। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी, कैसे हम मतलब अपनी समाज में रिफॉर्म ला सकते हैं, इकोनॉमी में रिफॉर्म ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें डाली। और उन्होंने बताया कि कैसे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में हेल्प कर सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम जो मतलब चुनते हैं ना MP MLA, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। इनको वोट कौन देता है, हम ही देते हैं। तो जनता का रोल उसमें बताया। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ फीचर्स नीचे दे रखे हैं। तो लिस्टेड बिलो द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। तो ये कह रहे हैं जब इनको पढ़ो आप फीचर्स को, तो ऊपर जो उनके माइंड में जो समस्याएं चल रही थी कि कैसे हम अपनी डाइवर्सिटी को एक रखेंगे, कैसे यूनिटी को एक रखेंगे, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा संविधान बनाया गया था। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं हमारे फीचर्स। तो देखो
यहाँ पे जो फीचर स्टार्ट हो रहे हैं, पहला हो रहा है फेडरलिज्म। पहले हम चर्चा करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। फिर दूसरा फीचर यहाँ पे दे रखा है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। फिर तीसरा फीचर हो रहा है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है। हल्का सा मैंने बता दिया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में। फिर हम देखेंगे बॉस फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट मैंने थोड़ी देर मतलब सेकंड वाले वीडियो में बता दिए थे, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हो सकता है फंडामेंटल राइट्स पे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊं या फिर इनको इसी में इंक्लूड कर दूं। तो यहां पर पांचवा फीचर आपका दे रखा है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब सभी धर्मों को बराबर समानता दी। तो भाई साहब ये पांच जो फीचर दे रखे हैं ना, बड़े जबरदस्त फीचर हैं, आपको हमेशा काम आएंगे। इन पांच फीचर्स को मैं सोच रहा हूं एक्चुअली इसमें समय देना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि ये आपके 8th में भी काम आएंगे, 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, 11th में भी, कंपटीशन में भी, हर जगह पे काम आएंगे। तो मैं नहीं चाह रहा इसको वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करूं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मुझे पता है आपको भी दिक्कत आएगी। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूं। फीचर्स अलग से हम डिस्कस करेंगे इन पांचों फीचर्स के बारे में, ठीक है। फेडरलिज्म को खूब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आपको दिन लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि यार फेडरलिज्म का मतलब क्या है। एक एक फीचर को हम प्रेजेंट से लिंक करने की कोशिश करेंगे, और ये चैप्टर होने के बाद आपको पूरी सिविक्स में पूरी साल मजा आएगा आपको, ठीक है। सो बस मैं फिलहाल इसको यहीं पॉज करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।